सो है बच्चों, हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं एसी वोल्टेज अप्लाइड टू सीरीज एलसीआर। जैसा कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि अगर मैं एसी वोल्टेज रेजिस्टर के साथ अप्लाई करता हूं तो क्या होता है, इंडक्टर के साथ अप्लाई करता हूं तो क्या होता है, और कैपेसिटर के साथ अप्लाई करता हूं तो क्या होता है। तो हमें इन तीनों को एक साथ एसी को क्या करना है, सीरीज में कनेक्ट करना है। तो जैसे कि अगर मैं सीरीज ड्रॉ करूं, दैट मीन्स हमारे पास ये सबसे पहले हो गया इंडक्टर, ये हो गया कैपेसिटर, ये हो गया हमारे पास रेजिस्टेंस। एज पर द क्वेश्चन और स्टेटमेंट हमने किसके साथ कनेक्ट करना है बेटा, इसको अल्टरनेटिंग वोल्टेज के साथ कनेक्ट करना सीरीज में, जैसा कि हमने कनेक्ट आउट कर दिया है। अब अगर देखा जाए तो ये अपना इंडक्टर हो गया L, ये हो गया कैपेसिटर, ये हो गया रेजिस्टर, और ये पूरा जो पोटेंशियल है अपने पास वो क्या, V इक्वल्स टू Vm साइन ओमेगा टी। अब हमारे पास इसको सॉर्ट आउट करने के लिए दो मेथड है। एक है अपने पास फेजर डायग्राम मेथड, दूसरा है एनालिटिकल सॉल्यूशन मेथड। मैं आगे आपको बताऊंगा कि कैसे दोनों मेथड्स अलग होते हैं एक दूसरे से। तो हम इस वीडियो में करंटली डिस्कस करेंगे फेजर डायग्राम मेथड। फेजर से समझेंगे कि कैसे हम एलसीआर सीरीज को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, उसके टर्म्स को कैसे हम समझ सकते हैं। ठीक है बेटा। तो एज पर द स्टेटमेंट कमेंट, इस पूरे सर्किट का पोटेंशियल अगर मैं बोलूं तो क्या है, V है। अगर मैं पीक की बात करूंगा तो Vm हो जाएगा, और अगर मैक्सिमम करंट की बात करूंगा तो Im हो जाएगा। तो उसी तरीके से अगर मैं वोल्टेज की बात करता हूं तो क्या इस पोर्शन का वोल्टेज मैं VL लिख सकता हूं, इसका VC लिख सकता हूं, इसका क्या लिख सकता हूं, VR लिख सकता हूं। और हमें पता है, सो नेट अगर बोलूं मैं, नेट पोटेंशियल, सो नेट पोटेंशियल क्या हो जाएगा बेटा, V हो जाएगा। V इक्वल्स टू हो जाएगा VL प्लस VC प्लस VR हो जाएगा। ये एक स्टेटमेंट हमें याद रखना है। और अगर हमें इसको और ब्रेक करना है तो हम इसको एक सिंपल टर्म में और ब्रेक कर सकते हैं। अगर लिखना हो सो VL क्या होता है हमारे पास, IXL। अगर टोटल करंट मैक्सिमम है तो ये हो जाएगा IMXL, ये भी हो जाएगा। फिर VR के लिए क्या हो जाएगा, IMXR हो जाएगा, सॉरी IM हो जाएगा, IMR हो जाएगा। सो VC के लिए हो जाएगा IMXC, ये हुआ। अब अपने पास ये टर्म्स है, इन्हीं टर्म्स को हमें यूज करना है। तो बेसिक टर्म्स अगर देखा जाए तो हमें पता होना चाहिए कि अगर रेजिस्टर है तो वो वोल्टेज के साथ और करंट के साथ कैसा वेरी करेगा, इंडक्टर कैसा वेरी करेगा, और कैपेसिटर कैसा वेरी करेगा। सो अगर मैं इन टर्म्स को बेसिक डिस्कस करना चाहूं तो बेटा नोट्स अगर बोलूं तो की पॉइंट्स हमें याद होने चाहिए। की पॉइंट्स अगर मैं बोलूं, सबसे पहले मैं L की बात करता हूं, फिर कैपेसिटर की, फिर रेजिस्टर की बात करता हूं। अब अगर इस कंडीशन में इंडक्टर मैंने लगाया है, इंडक्टर में क्या होता है, वोल्टेज लीड कर रहा होता है और करंट क्या कर रहा होता है, लैग कर रहा होता है। और कैपेसिटर में वोल्टेज क्या करता है, लैग करता है, करंट लीड करता है। और रेजिस्टर में क्या होता है, V एंड I दोनों क्या होते हैं, सेम फेज में होते हैं। ये टर्म्स बेटा हमें याद होना चाहिए कि जब हम आगे के इस टर्म्स को सॉर्ट आउट करेंगे तो वो हमें क्या क्लैरिटी देगा कि नहीं सर ये टर्म्स क्या था, बहुत ज़्यादा जरूरी थे, जो हमें बहुत ज़्यादा यूजफुल हैं। तो इतना याद रखना, इन टर्म्स के भरोसे ही हमारा क्या है, पूरा का पूरा डेरिवेशन है। और टर्म्स को हमें समझने के लिए थोड़े टर्म्स हमें याद होने चाहिए। ओके, अब स्टार्ट करते हैं कि अब जो टर्म्स है उसके साथ देखा जाए। सबसे पहले हमने क्या बोला, इंडक्टर। इंडक्टर में क्या होगा, अगर मैं बोलूं वोल्टेज क्या कर रहा है, इंडक्टर में लीड कर रहा है। और ये हमारा क्या हो गया, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के लिए हमें पता है कि ये क्या होगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो, क्योंकि वो वोल्टेज और करंट के साथ क्या होगा, सेम फेज में होगा। दैट मीन्स ये हो गया हमारा कैपेसिटर। कैपेसिटर में वोल्टेज क्या करता है, लैग करता है। सो अगर मैं ये जो टर्म्स हमारे स्टेटमेंट के बेस पे देखूं, इंडक्टर में वोल्टेज लीड करेगा, करंट लैग करेगा। कैपेसिटर में वोल्टेज लैग करेगा, करंट लीड करेगा। और रेजिस्टेंस में क्या होगा, ना तो लीड फेज होगा ना तो लैग फेज होगा, दोनों सेम फेज में होंगे। तो मुझे कहीं यहाँ इस पॉइंट पे मुझे मेरा मैक्सिमम करंट मिलता है।
ठीक है बेटा। अब जब इस मैक्सिमम करंट की मैं बात करता हूं तो क्या मैं इसको आगे अगर लेके जाऊं, ये अपना मैक्सिमम पॉइंट हुआ, तो यहां पे जो एक टर्म मिलेगा, ये वाला जो पोजीशन मिलेगा, अब आपने हमेशा पढ़ा हुआ है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, दैट मीन्स यहां पे मैं लिख सकता हूं VL माइनस VC, क्योंकि इस केस में मैं VL इज ग्रेटर देन VC लेकर के चल रहा हूं। आप VC इज ग्रेटर देन VL भी लेकर के चलोगे, चीजें सेम है, उसमें कोई भी डिफरेंस होने वाला नहीं है। तो ये टर्म क्या हो गया, VL माइनस VC। अब ये टर्म्स हमें सारे मिल गए, और ये टर्म अपने पास क्या है, VR है। और जो कि ये सारे टर्म्स मैंने मेंशन किए, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि VL हमें कहाँ मिलेगा, VR कैसे मिलेगा और VC कैसे मिलेगा। सो ठीक इसी टर्म्स को हमें क्या करना है, यूज करना है। अब अगर मैं यूज करूं तो मैं यहां पे लिख सकता हूं यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, और हम पाइथागोरस भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ ना कुछ एंगल बनेगा जो क्या होगा, फाई V और I के फेज को बताएगा कि V और I के बीच का एंगल क्या हो सकता है, इसे हम बोलेंगे फेज एंगल बोलेंगे। ठीक है, तो ये टर्म मिला। तो अब इसी के हिसाब से अगर मैं लिखूं तो हमारे पास टोटल क्या है, तो टोटल अगर मैं सम बोलूं, इसमें पाइथागोरस अगर लगाऊंगा तो VM मिलेगा। सो VM स्क्वायर में लिख सकता हूं, VM स्क्वायर इक्वल्स टू, ये टर्म क्या हो जाएगा, VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर। इतने टर्म्स हमें मिल गए। अब इसी टर्म्स को हमें क्या करना है बेटा, यूज करना है। ठीक है, अब अगर मैं इन टर्म्स की बात करूं तो बेसिकली अपने पास जो भी टर्म्स अवेलेबल हैं, ठीक है, इसी के साथ मैं क्या करूंगा, इन टर्म्स को यहाँ पे डिक्टेट करूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, और पूरे डेरिवेशन को हम क्या करेंगे, इजीली समझेंगे। जो भी हमारे टर्म्स मिसिंग होंगे सबको कैरी आउट कर लेंगे, ताकि हमारा जो डाउट है वो भी क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ठीक है, ओके डन। अब इसी के साथ हम अपना डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे कि कैसे ये टर्म्स होने वाला है। दैट मीन्स VM हुआ, सो VM एज इट इज। VL मैंने आपको बताया था क्या था, IMXL माइनस IMXC का होल स्क्वायर प्लस VR अपने पास क्या था, IMR का स्क्वायर। ठीक है, ये होल स्क्वायर कर दिया मैंने, अब इसमें मैंने रूट कर दिया हुआ बेटा। अब VM एज इट इज। अब IM स्क्वायर देखो सब में कॉमन मिला, तो दैट मीन्स रूट में है तो रूट के बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, IM हो गया। सो इनसाइड हमारे पास वैल्यूज क्या बचेंगी, XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। क्लियर है। अब यही जो टर्म हमें मिला हुआ है, इसी के बेस पे हमें करना है कि करंट क्या हो सकता है, इस पूरे सर्किट में करंट क्या हो सकता है। तो मैक्सिमम करंट को अगर मैं सब्जेक्ट बनाता हूं, सो IM इक्वल्स टू VM अपॉन अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अब बेटा जी यहाँ पे जो टर्म मिला हमें, ये जो एक टर्म मिला, ये हमारे रूल्स के हिसाब से अगर देखा जाए, क्योंकि हमारा रूल क्या होता है, I इक्वल्स टू V बाई R इक्वल्स टू XL इक्वल्स टू XC। मतलब ये भी एक टाइप का रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है AC सर्किट के लिए। जब ये एक टाइप का रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है तो इसका कुछ ना कुछ नाम भी होगा। सो इसका जो नाम है बेटा वो है अपने पास, इसको बोलते हैं हम इम्पीडेंस। ये होता है हमारा इम्पीडेंस। ये भी क्या होता है, एक रेजिस्टेंस के एनालॉग होता है। दैट विल बी, उसका यूनिट क्या होने वाला है, ओम ही होने वाला, कोई डिफरेंस नहीं। और ये जो ट्रायंगल हमें मिला हुआ है, ये जो Z की वैल्यू हमें मिली है, Z की वैल्यू क्या मिली बेटा, देखो R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर अंडर रूट, ये हमें Z की वैल्यू मिल गई, जो कि हमारा क्या है, इम्पीडेंस है। और ये जो ट्रायंगल मिला इसको बोलेंगे हम इम्पीडेंस ट्रायंगल, इम्पीडेंस ट्रायंगल। ओके, अब इम्पीडेंस ट्रायंगल हमें मिल गया, और ये हमारा क्या है, फेज एंगल है बेटा। ये भी आपको याद रखना है कि ये क्या फेज बता रहा है, किसके किसके बीच का फेज बता रहा है, हमें फेज बता रहा है V और I के बीच में। ठीक है, ये टर्म्स हमें मिल गए कि ये कैसे आने वाले। इतने टर्म्स के साथ हमने आगे बढ़ना है कि अब इसको आगे कैसे मूव करना है, क्योंकि सारे टर्म्स हमारे पास आ गए।
अब अगर इसी इक्वेशन को मैं ब्रेक करूं, दैट मीन्स हमारे पास जो इक्वेशन मिला था, मैं एक बार इक्वेशन फिर से लिख दे रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। सो अगर आई एम इक्वल्स टू वी एम अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, क्योंकि ये z है तो z इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अपने पास, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। सो क्या मैं इस पूरे इक्वेशन की जगह पे z रख सकता हूं? बिल्कुल रख सकता हूं। सो आई एम इक्वल्स टू वी एम बाई जेड, ये हमें मिल गया हमारा एक नया फॉर्मूला। और वी एम इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं आई एम जेड, क्योंकि ये पीक करंट के बारे में बात कर रहा था, पीक करंट हमें दिखाना ही पड़ेगा। अब ये इतने टर्म्स क्लियर है। अब इसी के साथ अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास कुछ और टर्म्स आते हैं कि जैसे कि सर आपने एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी लिया, सो फेज कैसे मिलेगा? तो फेज अगर मैं बोलूं, मैंने वो ट्राइंगल फिर से ड्रॉ कर देना है। सो ये ट्राइंगल अपने पास था, ये हो गया, मैं नाम मैंने दे दिया इसका ओ ए बी। ये हमारे पास था वी आर, ये था वी एल माइनस वी सी, और ये अपने पास था जेड। अब इसकी वैल्यूएशंस अगर मैं लिखना चाहूँ तो यहाँ पे वैल्यूएशंस मेरे पास वी आर की जगह पे मैं डायरेक्टली अगर लिखना चाहूँ, सो आई आर या आई एम आर लिख दूंगा तो भी चलेगा। इसका क्या हो जाएगा, आई एम एक्स एल और आई एम एक्स सी, तो हमें आई एम कैंसिल हो जाएगा। अब हमें ये एंगल निकालना है, ये क्या है अपना फेज एंगल है। मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, दैट मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा के सामने परपेंडिकुलर, दैट मीन्स tan फाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो परपेंडिकुलर क्वेश्चन में क्या है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, दैट मीन्स OB अपॉन AB। सो व्हाट इज OB बच्चा? OB क्या है अपने पास, देखो ये है अपने पास XL माइनस XC, और AB क्या है अपने पास R। सो फाई इक्वल्स टू tan इनवर्स XL माइनस XC अपॉन R। ये हमें वैल्यू देगा फेज एंगल की, जो कि हम इसका अगर ये वैल्यू हमें फाइंड करना हो तो हमें लॉग टेबल डेफिनेटली यूज करना पड़ेगा, जो कि हमें कहां से मिलेगा, नेचुरल टेंजेंट से। नेचुरल टेंजेंट से इसकी वैल्यू मिलेगी, जो हमें फटाफट बता देगा कि हमारा जो फेज एंगल था वो क्या था। अब बात आती है बेटा कि कुछ टर्म्स इससे रिलेटेड अगर हमें पता है तो वो टर्म्स इजीली क्लियर आउट हो जाएंगे। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो केस 1 में बोलता हूं। सो केस 1 में मैं अज्यूम करता हूं कि XL इज ग्रेटर देन XC, तो क्या होगा, क्योंकि हमने पूरे केस में L को ग्रेटर लिया हुआ, दैट मीन्स VL इज ग्रेटर देन VC लिया था। इस केस में जो फाई मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, और जो सर्किट बिहेव करेगा वो हो जाएगा प्योरली इंडक्टिव। ठीक है, अब अपने पास आता है दूसरा केस बेटा। दूसरा केस क्या कहता है कि अगर XC इज ग्रेटर देन XL हो गया, तब यहां पे XC ज्यादा बड़ा हो रहा था, हमें जो फाई की वैल्यू होगी वो क्या मिलेगी, नेगेटिव मिलेगी। जब फाई की वैल्यू नेगेटिव मिलेगी तो हमारा जो सर्किट होगा, ये जो टर्म्स होंगे वो क्या हो जाएगा, प्योरली कैपेसिटिव। ये हुआ हमारे जो बेसिक टर्म्स है ये। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो हम फेजर सॉल्यूशन कर रहे हैं ये हमें परफेक्ट वैल्यू नहीं देता, क्योंकि कोई भी एक इनिशियल फेज को लेकर के नहीं चलता। हम कोई भी एक रैंडम पॉइंट पे एक फेज अज्यूम कर लेते हैं, वहां से ये फेज डायग्राम क्या करता है, रन करता है, जो कि हमें परफेक्ट आंसर नहीं देता। इसको हम बोलते हैं स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन बोलते हैं, कि जो हमें परफेक्टली नहीं बताता कि कहां से इसका इनिशियल पॉइंट है, कब फ्लक्चुएशन है, कब कैसा है, वो टर्म्स हमें पता नहीं चलता। तो हर जगह इसका यूज नहीं, इसका मिस बोला जाए तो ज्यादा इसके एडवांटेजेस नहीं। हमें अगर परफेक्ट इसका टर्म्स चाहिए तो हम उसके लिए क्या करते हैं, एनालिटिकल मेथड यूज करते हैं, जो कि क्या बहुत ज्यादा यूजफुल है। और डिफरेंशियल मेथड भी हम उसको क्या बोल सकते हैं, जिसको हम ट्रांजिएंट मेथड बोलते हैं। लेकिन ये हमारा जो होता है स्टेडी स्टेट मेथड होता है, जो कि हमारे बुक में भी मेंशन है, और हमें इसी की बेस से सारे के सारे न्यूमेरिकल्स क्या करने हैं, सॉर्ट आउट करने हैं।